हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर सेकेंड फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। पहला पार्ट भी ज़रूर जाके वॉच कर लेना, चीज़ें आपको इजी रहेंगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड की, लेक्चर नंबर सेकेंड इंडियन पॉलिटी का। देखो, हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स पढ़े थे। नाउ अब आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हमने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पार्ट्स पढ़ने हैं, स्केड्यूल्स पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। बट एक बेस हमारा तैयार हो रहा है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये आपको आप इजीली आंसर करेंगे। सो एम.एन. रॉय द्वारा इसका जो आइडिया पिच किया गया था। एम.एन. रॉय की पॉलिटिकल पार्टी एंड ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से बिलोंग करते थे बेसिकली, एंड ये आइडिया दिया था इन्होंने 1934 में। ये आप याद रखें। नाउ अब बात करते हैं जी थ्योरी जो हम आगे अब हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट्स हमने पढ़े, चार्टर एक्ट्स पढ़े। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब हमारी बनी थी, किस स्कीम के तहत बनी थी? वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान जब हमारे इंडिया में आया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब अराइव हुआ था, कब ये इसे फॉर्म किया गया था? 1946। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का? इसे सेंड किया गया था इंडिया टू फ्रेम वेज फॉर द पीसफुल मीन्स ऑफ पावर्स टू द इंडियंस, यानी ये पावर्स को पीसफुल वे से ट्रांसफ़र करना हमारे इंडिया को, ताकि हमें आज़ादी मिले, हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएं। ओके, तो ये कैबिनेट मिशन के तहत ही बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी, तो ये इसकी एक ग्रास रूट आप कह सकते हो, रूट कैबिनेट मिशन प्लान ही है, जिसका ऑब्जेक्टिव ही था कि पावरफुल पीसफुल पावर ऑफ ट्रांसफर्स करना। तो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन की गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन कब की गई थी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, जो इसके बेसिकली जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे और टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। जब इसकी शुरुआत की गई, जब इसकी फॉर्मेशन की गई थी 9 दिसंबर 1946, उस टाइम जो परमानेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे फॉर द 2 डेज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जो इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उस टाइम जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अगेन प्रेसिडेंट मीटिंग होती है, एंड देन जो परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। टेम्पररी कब बने थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन कब हुई थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये आप याद रखें। हमारा संविधान जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इसको बनने में कितना टाइम लगा था जी? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सारे डेट्स, ये सारा डेटा है ना जो मैंने जो प्रेफर किया है बेसिकली। अब ये जो नोट्स हैं ये जॉइंट नोट्स हैं। ये एनसीईआरटी को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर रहा हूँ। देयर लॉट ऑफ जो कंटेंट को मैं एक साथ बना के आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए। पॉलिटी 15 दिसंबर तक मैं ख़त्म करूँगा, और ऐसे ख़त्म करेंगे कि पॉलिटी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में और लगेगा कि हाँ वाकई कुछ पढ़ के जाओ। जब ये पढ़ लोगे, आप कोई सा भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, यू विल रियलाइज कि यार सब आप इजीली आंसर कर पाओगे। बस ये है कि ध्यान आपने बनाए रखना है, फोकस से पढ़ना है आपने। देखो, कितना टाइम लगा था ये अपना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को फाइनलाइज होने में। B.N. राव, वो M.N. रॉय थे जिन्होंने आइडिया था। दिस इज B.N. राव। B.N. रॉय, दिस इज डिफरेंट पर्सन। इन्हें बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे B.R. अम्बेडकर है, वो आगे हम देख लेंगे। बट B.N. राव का नाम आपको याद रखना। इन्हें अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। टोटल सेशन कितने लगे थे हमारे संविधान को बनने के लिए? 11 सेशन लगे थे, 11 सेशन लगे थे हमारे संविधान को बनने के लिए। तो ये यहाँ से अपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, डेट्स अपने याद रखनी है। पहली मीटिंग कब हुई, टेम्पररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, और टोटल सेशंस कितने लगे थे? 11 सेशंस लगे थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इससे अब देखते हैं और क्या। अब ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। देखो, जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो थी 389। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से कि टोटल ओरिजिनली स्ट्रेंथ कितनी थी? 389 इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसकी असेंबली की स्ट्रेंथ थी 389। आउट ऑफ दीज 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया
जैसे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ब्रिटिश इंडिया है, प्रिंसली स्टेट जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद हो गए, लॉट ऑफ 93 सीट्स अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को और 296 अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया को। जो कुछ स्टेट्स को हम ब्रिटिश इंडिया के तहत बोलते थे, कुछ स्टेट जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वो उनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। 93 को 296 वर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर अलॉटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसली स्टेट्स। तो ये डेट्स फिगर्स आपको याद रखने। एंड आउट ऑफ 296 जिनमें ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया था, 292 वर इलेक्टेड by the provincial legislatures and while 4 members were to represent the 4 commissioner provinces of 292 को इलेक्ट किया गया था by the provincial legislatures और जिसमें 4 members को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था दिल्ली को, अजमेर मेरवा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये बाइफिकेशंस आपको यहाँ पे फिगर्स के साथ ध्यान रखना है, ये फिगर्स आपको याद रखनी है इस स्लाइड में। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको फिगर डेट्स को आप कहीं नोट्स बनाओ, जहाँ भी नोट्स बना रहे हो उनको लिखो, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, यही चीज़ें आपको फंसाती हैं, फिर यही आप कंफ्यूज करते हो। तो ये जो फिगर्स हैं, नंबर्स, ये आपको अलग से कहीं पे मेंशन करने। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ देखो, एक चीज़ एडिशनली मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू आवर ऐप एंड आवर कोर्स। अब ये लेक्चर सारे तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जनरल साइंस हो, एवरीथिंग विल बी आई विल टीच एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। बट एडिशनली जो हमारा ऐप है उसको आपने ज़रूर डाउनलोड करना है इन वीडियोज़ के पीडीएफ्स के लिए। इन वीडियोज़ के पीडीएफ्स आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे, आपको ऐप पे एनरोल करना है। नॉमिनल सा मैंने कॉस्ट रखा है, उसमें एनरोल करके आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लेट मी एक्सप्लेन यू। 1 मिनट लूँगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। देखो, मॉक टेस्ट जो अब आपको बाद में जब प्रैक्टिस आप करेंगे वो मॉक टेस्ट आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज। हाँ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इसके बाद इसका मॉक टेस्ट आ जाएगा कल। जैसे इससे पहले हमने बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड चार्टर एक्ट, उसका मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कहने का मतलब कि एक टॉपिक करेंगे उसका मॉक टेस्ट साथ देंगे, एक टॉपिक करेंगे उसका मॉक टेस्ट साथ देंगे। इससे क्या होगा कि लास्ट में प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप ईजिली सारी चीज़ें 15 दिसंबर तक आपका यानी कि पॉलिटी सिर्फ आपने कवर नहीं किया होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। दिस इज माई प्लानिंग। नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू, ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ एनरोल कर लेना, पीडीएफ्स भी वहाँ मिलेंगे। मैं इन वीडियोज़ को भी वहाँ अपलोड करूँगा ताकि आप एक साथ वहाँ जाके सारे सिस्टमेटिकली भी आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हमारी इस मॉक में मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स जब हम करेंगे वो भी आपको इस मॉक में ही हमारे मिल जाएंगे। तो अभी एनरोल कर लें एंड अभी से प्रैक्टिस कर लें। डोंट वेस्ट एनी सिंगल टाइम, क्योंकि जब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में देखा कि टाइम कम मिला था फिर आपको प्रॉब्लम हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी चाहिए होगी। कॉन्स्टेंट हमारा संविधान ऐसे तो नहीं बना होगा, उसकी कमेटी भी बनाई होगी जो ड्राफ्ट करती है। तो उसकी कमेटी के जो ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे वो देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद जी KM मुंशी थे। इन सबके नाम आपको याद रखने भाई, ये नाम जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है। KM मुंशी का नाम आप याद रखिए, जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। मोहम्मद सदुल्ला, इनका नाम आप याद रखें। अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर, देन उसके बाद गोपाल स्वामी आयर नायर, N माधव राव, इनको रिप्लेस, इन्होंने BL मित्र को रिप्लेस किया था जिनकी हेल्थ की वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया था। एंड TT कृष्णचारी, इन्होंने रिप्लेस्ड DP खेतान, जिनकी डेथ हुई थी 1948 में। तो ये सारे नाम आप नोट्स बना रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अब बात करते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो मैंने अभी आपको जिनके मेंबर्स बताए, तो उसको अपॉइंट कब किया था, उसकी अपॉइंटमेंट डेट आपको याद रखनी है 29 अगस्त 1949। ये आप याद रख लीजिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको पता चल गए। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया कब था, किस डेट को, दिस इज 29 अगस्त 1949, ये आप याद रखें। और हमारे संविधान की अगर हम बात करें, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉट इन ओनली इन इंडिया, इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली हैविंग 495 आर्टिकल्स। अब तो आर्टिकल्स बढ़ चुके हैं, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। ये ओरिजिनली थे, एक्चुअल में कितने हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें, इसे अडॉप्ट कब किया गया था, इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। एंड इसको लिखा किसने था, हैंड रिटन किसके द्वारा, ओरिजिनली इसको इंग्लिश में लिखा गया था। एंड दिस वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन द फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी।
ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि हमारा हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आएंगे, बट हम लोग सब चीज़ें, जीएस सेक्शन बहुत ईजी आई थी, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे बट ईजी आएंगे। 26 जनवरी 1950 हम रिपब्लिक डे हमने शुरुआत की गई थी। ओके, अब इसमें जो मैंने ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन लिखे, ये क्या आपको मिस करने नहीं जी, ये आपको याद रखना है। ये सारे कुछ डेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। द प्रेजेंट फॉर्म। अब मुझे बताइए कि इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन किसने दिया था। मुझे आपसे आंसर ये चाहिए कि हु हैज़ डिज़ाइन द फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन है, ट्राई कलर है, वो डिज़ाइन किसने दिया था, वो आप मुझे कमेंट करके देखते हैं कितने लोग बताते हैं। जिनको नहीं पता सर्च करो इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन किसने दिया था, जब भी आपको पता चलेगा उसको कमेंट में लिखो, फिर चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसे अडॉप्ट हमने कब किया था, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 का डेट भी आपको याद रखना है। हमारा जो ट्राई कलर है इसको अडॉप्ट हमने किया था 22 जुलाई 1947, ये आप याद रखें। उसके बाद जी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, इंटरिम सरकार भी बनाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। उसके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। बाद में जब आज़ादी मिली तो तब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन ही गए थे, बट एक इंटरिम सरकार भी उससे पहले बनी थी, उनके बारे में हम याद रखेंगे। टॉप ऑफ द स्क्रीन क्या लिखा है, नेशनल एंथम जन गण मन। इसको हमने अडॉप्ट कब किया था, 24 जनवरी 1950। दिस इज़ 24 जनवरी, नॉट 26, 24 जनवरी 1950। ये भी आपको याद रखना है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था एंड जन गण मन कब अडॉप्ट किया था, ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन कौन से थे। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप याद रख लीजिएगा, जिन्हें बनाया गया था वाइस प्रेसिडेंट एंड इंचार्ज दिया गया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इन्हें होम अफेयर डिपार्टमेंट दिया गया था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जिन्हें एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट दिया गया था। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। लियाकत अली खान फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको दिया गया था। सी राजागोपालाचार्य ने एजुकेशन एंड आर्ट्स दिया गया था। जॉन मिथाई इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाईज एंड जगजीवन राम इनको दिया गया था लेबर डिपार्टमेंट। ये नाम आपको याद रखने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इनकी मिनिस्ट्रीज कई बार पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ कमेटीज़ भी बनाई गई थी, कुछ कमेटीज़ भी देख लेते हैं कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई थी एंड क्या क्या। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये कितने नाम कैसे याद रखने हैं, देखो कुछ भी नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। नोट्स बनाओ, अगर आप आराम से डेली ये करोगे ना, आज ये लेक्चर देख के ये सब याद रखोगे, चीज़ें आसान लगेंगी और जब मॉक टेस्ट दोगे तो चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड रहेंगी। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर के तहत बनाई गई थी, इनके हेड बनाए गए थे। यूनियन पावर कमेटी जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू इसे हेड कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी कई बार पूछता है, इसके जो इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो बनी थी, इसके जो हेड बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनी थी उसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटीज़ भी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट इंटरिम सरकार की मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब आपका जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का डेट भी पूछ देता है। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारा जो संविधान का बेसिस है। देखो हमारी, अगर आपसे कोई पूछे ना किसे हम आईडी कार्ड, आइडेंटिटी, जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपका आइडेंटिटी कार्ड आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड क्या है, वो हमारा प्रेम्बल है। हमारे प्रेम्बल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ प्रेम्बल। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप जिसने प्रेम्बल की बेसिस को फॉर्म किया, तो प्रेम्बल कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आप समझ जाइए। तो इसे कब किया था, फॉर्म कब किया था, बेसिकली मूव किसने किया था, इसे मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी डेट को मूव किया था, डैट इज़ 13 दिसंबर 1946, जो बाद में जो बेसिस था प्रेम्बल का। देन उसके बाद हमारा प्रेम्बल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आप आराम से बैठिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक एमसीक्यू और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग was the objective resolution, मतलब यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग was the objective, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट हु, कि इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसे मूव किया था, जिसे प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब आप समझ गए, क्या वो इंडिपेंडेंस के बारे में बोला था कि आज़ादी दे दो,
क्या एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहा था क्या, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप विद ब्रिटिश मोनार्की? नो, वो बात कर रहा था टू आउटलाइन एंड एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एक बेसिस था हमारे संविधान की, जो बाद में प्रेम्बल की बेसिस बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा द टू आउटलाइन एंड एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेट आप याद रखना किसके द्वारा मूव किया था, ये यहाँ पे पूरा प्रॉपरली जिसमें मेंशन था, इट इंक्लूड सोवरेनिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हम करेंगे जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, आप बस बने रहिए। अब देखो, अब आप वेट कर रहे हैं कि कब सर आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, कब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे, तो मैं बस आपका एक बेसिस तैयार करूँ, पता हो तो होना चाहिए ना कि कर क्या नहीं। देखो अब ये क्या लिखा है जी, इंडियन पॉलिटी इज़ अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग सिस्टम that determines the country's government and functioning. It is an important role in protecting rights. बिल्कुल वही चीज़ है कि हमारी इंडियन पॉलिटी है जिसके तहत हमारा संविधान है, जिसमें हमारी ब्रांचेस गवर्नमेंट की हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फेडरलिज्म के बारे में देखेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखो 3 ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होता है जी जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है इसमें बेसिकली इसमें हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है जी, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट हम बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये आते हैं अंडर executive. Okay, the president has the executive authority but it exercised by the council of ministers. हालांकि president is the head of the state but अगर सारे decisions की बात करें तो ये सारे जो is a council of ministers से जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जिसे लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचर आ गया हमारा जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा और 2 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड लोअर हाउस एंड अपर हाउस के बारे में पढ़ेंगे। लोअर हाउस हो गया हमारा लोकसभा एंड अपर हाउस हो गया हमारा राज्यसभा। ओके, लोअर हाउस अगर आप राज्यसभा की बात करें तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, 6 साल का टेन्योर रहता है वहाँ के मेंबर्स का। लोकसभा की अगर हम बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वो डिसॉल्व हो सकता है, एंड ये इसका जो टेन्योर रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनका टेन्योर जो रहता है उनके और उनके मिनिस्टर्स का जो टेन्योर रहता है वो होता है 5 साल का। ओके, ये आपको रखना है याद, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जुडिशरी आ जाता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। तो ये जुडिशरी आ गई हमारी जो जो इंसाफ दिलाती है बेसिकली हमें, जो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी और कानून एक साथ मिलके काम नहीं कभी कर सकते। ओके, क्योंकि अगर जुडिशरी और कानून एक साथ मिलके काम करेंगे, कहने का मतलब कि पुलिस वाले और अगर कोर्ट वाले एक साथ मिलके काम कर सकते हैं कभी, अगर वो कोर्ट कोई आरोपी होगा तो वो फिर वो चले जाएगा। इसलिए हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दीज आर बोथ डिफरेंटली। जुडिशरी हमारी एक इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसका कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, उसको जो ठीक लगता है वो करती है। और हमारी जुडिशरी जिसके तहत हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ओरिजिनली अब आ रहा हूँ मैं बिल्कुल उस पॉइंट पे जब आप बिल्कुल शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आर्टिकल से शुरुआत करेंगे, पार्ट से सब हम करने वाले हैं, बट बस बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। प्रेजेंटली अगर हम बात करें, जब ओरिजिनली हमारा संविधान बना था तो 395 आर्टिकल्स थे। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अभी हमारे 470+ आर्टिकल्स हैं, एंड इसमें अभी 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। 106 बारी तक का लेटेस्ट अमेंडमेंट हो चुका है, 2024 तक का ये डेटा है। अभी अमेंडमेंट्स तो होते रहते हैं। अभी देखो, जैसे अब आपका हमें रिजर्वेशन दिया गया था, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर के जो पहाड़ी जो रिजर्व अभी उसमें इश्यू चल रहे हैं, तो अमेंडमेंट्स आर ऑन गोइंग प्रोसेस। अमेंडमेंट्स की फिगर्स नहीं पूछता कि कितनी अमेंडमेंट्स टोटल हो चुकी हैं, जैसे 106 है, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है अमेंडमेंट्स। बट अभी राइट नाउ अगर बात करें तो 25 पार्ट्स में 12 स्केड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लिखे हैं। प्रेम बिहारी नारायण, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इनके द्वारा हैंड रिटन लिखा गया था। BR अम्बेडकर हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे जब हमने इसको ये केम इनटू फोर्स आया था, अडॉप्ट हमने 26 नवंबर 1949 को किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये हो गया जी आज हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक्स अपने बिल्कुल तैयार कर दी हैं। नाउ वी आर ऑल रेडी फॉर स्टडिंग द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आर्टिकल्स की शुरुआत करेंगे, पार्ट्स की करेंगे और स्केड्यूल्स को हम देखेंगे। 15 दिसंबर इज़ द डेट। आई एम अश्योरिंग यू पॉलिटी आपका ऐसा मैं कवर करवाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई कोई भी मॉक कहीं से भी उठा के देख लेना कि क्या आप उसे आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। तो इसलिए मेक इट श्योर कि रिवीजन साथ साथ करना है। सिर्फ देखना वीडियो से काम नहीं बनता। अगर कोई बुक ले रहे हो, मैंने आपको बताया था कि एक बुक के बारे में बताऊंगा, मैग्रा हिल्स उस बुक के मैंने उसको भी ऑर्डर किया, उसका लेटेस्ट एडिशन ऑर्डर किया। 2 दिन वेट करो, मेरे पास आ जाने दो वो बुक। मेरे अभी तो फ़िलहाल मैं NCERTs और द लॉट ऑफ बुक्स जो मैं रेफ़र करता हूँ, बट अभी उसका मैग्रा हिल्स का मैंने लेटेस्ट एडिशन ऑर्डर किया है। मेरे पास आ जाने तो कल तक वो पहुँच जाएगी। अमेज़ॉन से किया ऑर्डर, तो वो फिर आएगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो। आने दो एक बारी, अभी जल्दबाजी मत करो। आप अभी फ़िलहाल जो पढ़ रहे हो, मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको बार बार यही गाइड करता हूँ। एज ए ब्रदर आप मुझे एज ए मेंटोर मानते हैं। देखो, यूट्यूब वीडियो से हेल्प लो, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा कोई ये मोटिव नहीं, मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ भाई बस आप देख लो मेरा काम, वीडियो देखो, वीडियो से आप हेल्प लो। मेरा तो कोशिश है कि मैं कुछ भी चीज़ें ना छोड़ूं, बट एट दी एंड आपको अपनी बुक आपको साथ रखनी है। अगर आप ये टॉपिक अभी बुक से देखोगे ना तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बट अगर आप सोचिए कि आपने बुक भी देखी होगी और 10 से 15 मिनट का वीडियो भी देखा होगा, चीज़ें समझने के लिए आप वीडियोस की हेल्प लीजिए, ना कि इसको सोलली यही सोचिए कि बस यही करना है, मैंने सारा मैथ्स और सारा इंग्लिश सब यही करना है। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कितनी भी डिजिटाइजेशन आ जाए। आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग, एक बुक आपके पास होनी चाहिए पॉलिटी की। आप देखिए हाँ यार ये चीज़ें, आधा घंटा बैठिए आराम से, सुबह उठिए शाम को बैठिए, देखिए पॉलिटिक, फिर देखिए कि यार सर भी पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें लग रही हैं मुझे, बैलेंस बनेगा और समझ आएगी और दिमाग में चीज़ें घुसेंगी। इसलिए सब चीज़ें स्मार्ट वे से करनी है। मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना और आपकी हेल्प करना, ना कि व्यूज़ के चक्कर में बस बोल देना कि हाँ जी हम ही हैं कुछ, वो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू जस्ट कीप योर सेल्फ इन द लिमिट्स। आप आराम से पढ़िए, आराम से बैठिए और सीरियसली पढ़िए। 2-3 महीने की बात, आराम से फोकस रखिए, अपने आप को, बॉडी को फिट रखिए, माइंड को शांत रखिए, आगे पीछे डिस्ट्रैक्शन मत रहिए कि रखिए। सोचिए कि 4 महीने आपकी लाइफ के, आपको 3 महीने जितने भी यहाँ पे तो फॉर्म लग रहे हैं, 3-4 महीने आपको जस्ट फोकस रखना है अपने टारगेट पे। एक बारी अचीवमेंट कुछ हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, मैं अब रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप लोग भी अपनी हेल्प करने के लिए रेडी रहिए और फोकस रहिए। और प्रैक्टिस मेरा, जैसे मैंने बताया मॉक में प्रैक्टिस, अब इसका मैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको वीडियो को बनाने के बाद मैं उसके मॉक टेस्ट, जैसे ये मैंने जो वीडियो बनाया इनके क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पहले आप रिवाइज करेंगे टॉपिक को, PDF भी मिलेगा ऐप पे, तो फिर उसको देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सी यू।